गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो यह एनसीईआरटी कक्षा 11 का ज्योग्राफी है और इसका यह चैप्टर नंबर 2 है। और किसका तो भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे तो यहाँ देखिए पृथ्वी के बारे में, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप और ज्वालामुखी, इन सब के बारे में हम लोगों को मूलभूत जानकारियाँ और इससे संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और यह कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। तो देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत सारे भिन्न भिन्न थॉट्स हैं, थ्योरियाँ दी गई है, हाइपोथेसिस है यानी परिकल्पना है। कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जिनका आयु करोड़ों वर्ष हो और वह बता दे सब कुछ कि पहले ऐसा ऐसा था और ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसा कुछ बात है नहीं। अतः ये सब अनुमान है, कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य है, कुछ धार्मिक साक्ष्य मिलेंगे, कुछ परिकल्पना है। तो देखते हैं इसमें जो सबसे उचित है वही आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे उचित कौन, सबसे पहला जो परिकल्पना था जो कहा जाता है कि कुछ कुछ हद तक ठीक था, तो वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का, और जो हाल ही में आया है 1960 के दशक में महाविस्फोट सिद्धांत, और उसके पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस से संबंधित है। हैरी हेस ही होगा, देखेंगे आगे। तो हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं यह कुछ है कि आपको यह कविता याद होगी, यानी जो हम लोग बचपन में पढ़े थे नर्सरी में कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे देखिए, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमेशा ये प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है, और ऐसा कोई नहीं है जो यह न सोचा होगा कि तारों के बारे में, यह कितना है, कहाँ से आए हैं, ये क्या है, ये कैसा है, कैसा दिखता होगा, कितना दूरी पर है। हर बच्चे प्रायः इसको गिनने का भी प्रयास करते हैं। आगे देखिए, हम लोग को आज कुछ कुछ इन सब के बारे में जो इन सब का उत्तर है वह खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला आरंभिक सिद्धांत किसके बारे में, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस प्रस्तुत की है। इनमें से एक आरंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। किनका, इमैनुअल कांट का है। इन्होंने 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने, मतलब इन्होंने पहले दिया, उसमें 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलस हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ होगा, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है। यानी कि पहले क्या कहेंगे कि पहले पूरा में बादल रहा होगा, इसी तरह बादल के संघनन से क्या होगा, बीच में केंद्र में हीट उत्पन्न हो गया होगा, हीट से गति उत्पन्न हो गया होगा, और इस तरह से जब गति उत्पन्न होगा तो भारी तत्व केंद्र में आएंगे और हल्के हल्के तत्व बाहर जाएंगे, जिससे यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न हुआ और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया आरंभ हुई, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। और फिर इसमें जो और पदार्थ थे जो हल्के थे वो दूर चले गए। यही कारण है कि सूर्य केंद्र में है, उसके जो भारी ग्रह हैं वह उसके पास पास हैं, और जो गैसीय ग्रह हैं वह दूर दूर हैं। लेकिन यह क्या है, तो यह परिकल्पना है। 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा यानी स्टार सूर्य के नज़दीक से गुजरा होगा। यानी आज जो सूर्य है इसी के नज़दीक से एक और तारा गुजरा। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगा तो क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। अब सिगार के ही आकार का कैसे निकला, यह भी परिकल्पना ही है। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यानी यहाँ पर सूर्य, यह दूसरा तारा। अब आकर्षण बल तो क्या होगा, यह इधर आकर्षण लगाएगा, यह इधर, अतः सूर्य से ही कुछ पदार्थ निकल गया, और जो यह तो इस तरह से यह आगे चला गया, यह इस तरह से यहाँ पर एक टेढ़ा पदार्थ मतलब सिगार के टाइप का निकल गया।
बाद में क्या हुआ, जब वह तारा दूर चला गया, उसका गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, तो जब वही पदार्थ था वह सूर्य का इस तरह से चक्कर लगाना आरंभ कर दिया, चक्कर शुरू हो गया। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैत तारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अब हो गया, चलिए शुरू में था कि यह नेबुला थ्योरी आ गया, जिसमें था कि पहले धुंध था, इसी से निर्माण हुआ। दूसरा सिद्धांत आ गया कि एक तारा था जो सूर्य के पास से गुजरा और सूर्य में से ही कुछ पदार्थ निकल गया, जिससे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। और बाद में आ गया चलो द्वैत तारा, यानी कि शुरू में ही दो तारे थे, बाइनरी थ्योरी। 1950 में रूस के ऑटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाई जास्कर, क्या नाम है, कार्ल वाई जास्कर ने निहारिका परिकल्पना न्यूबुलर हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण क्या था तो उसका अलग था। जैसे उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, यानी सूरज पहले से था और इसके चारों तरफ निहारिका यानी बादल का घना कण था। फिर क्या होगा, जो सौर निहारिका जो घिरा हुआ सूर्य का था, तो सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जिसमें क्या था, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम एवं धूल कणों से वह बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी, यानी टकरा गया तो यह चपटी तस्तरी की आकृति का बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। लेकिन ये सब क्या थे, पहले वाले तो सब परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस थे, तो उससे क्वेश्चन न आते हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत यही पढ़ना रहता है। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर समय दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ग्रह से उपग्रह हो या एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक तारे से दूसरे तारा, एक निहारिका से दूसरे निहारिका, उन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वह बढ़ता जा रहा है, यानी यूनिवर्स फैल रहा है। में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले लीजिए और उस पर कुछ निशान लगा दीजिए पहले यहाँ पर, फिर इस गुब्बारा में हवा भरिए तो अब क्या होगा, यह निशान दूर दूर चला जाएगा। आगे देखिए, इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के लिए अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, यानी जो चिन्ह है वह भी बढ़ जाता है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं, यानी इसको साबित नहीं किया जा सकता, यह भी कल्पना ही है। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। क्यों? क्योंकि अगर जो चिन्ह है वो तो हम लोग गुब्बारा है उसको फुला देंगे तो जो चिन्ह है वह भी बड़ा हो जाएगा, पहले इतना बड़ा तो अभी इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के आकार जो पहले भी हम लोग सुनते हैं 500 साल पहले और आज भी, तो इसमें अंतर न आया है, इसको भी तो बड़ा हो जाना चाहिए था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ। तो देखते हैं, यह पहले क्या था, एकाकी परमाणु, यानी कि पहले उसको क्या कहा गया, विचित्रता यानी सिंगुलरिटी। जैसे जब सारे ग्रह जो सारे आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको ही रिवर्स में चलाएंगे तो क्या होगा, एक समय आएगा जब सारे के सारे एक पॉइंट पर आकर सिमट जाएंगे। इसी को क्या कहा गया, सिंगुलरिटी यानी विलक्षणता। और यहीं पर क्या होगा, बिग बैंग धमाका होगा। उसके बाद आरंभ में पहले कुछ आकाशगंगाएं बनेगा, यहाँ बना, फिर और यह एक्सपेंड हुआ और यह आज इतना बड़ा विशाल हो चुका है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था।
बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले की यह बात है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बहुत विस्तार हुआ, विशाल विस्तार हुआ और इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, यानी पहले धूल धक्कर रहा होगा, पूरा में धुंध रहा होगा, जो साफ हो गया 3 लाख वर्षों में। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हायल यानी हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, क्या नाम है, स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। अब क्वेश्चन उठता है कि ब्रह्मांड का तो निर्माण हो गया, तो तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो प्रारंभिक ब्रह्मांड यानी आरंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी का इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ था। यानी तारों का निर्माण ब्रह्मांड के निर्माण से बहुत लेट से हुआ। और यह प्रकाश वर्ष के बारे में है, तो देख लेते हैं। हमने पहले ही बता दिया प्रकाश वर्ष क्या है, यह समय का नहीं, यह दूरी का माप है। और प्रकाश की गति, लाइट का गति क्या स्पीड, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और प्रकाश वर्ष तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। और यह कितना होगा, यहाँ देख लीजिए 9.46 गुना 1012, सॉरी यह 10 पर पावर 12 होना चाहिए ना, 9.46 गुना 10 पर पावर 12 है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। और प्रकाश को इस समय को पूरा करने में 8 मिनट लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, यानी 8 मिनट और यहाँ पर 31 सेकेंड माना जा रहा है। चलिए हम लोग भी वही मान लेते हैं। ग्रहों का निर्माण, अब जब तारों का निर्माण हो गया तो ग्रहों का निर्माण कैसे होगा? तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण हुआ और इस गैसीय कोर के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी, रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और कोर को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन बल, यानी अणु के बीच में पारस्परिक आकर्षण, उसको क्या कहेंगे? संसंजन बल। इसके कारण ही एक ही पदार्थ आपस में जुड़े रहते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? असंजक बल, जिसमें एक पदार्थ आपस में नहीं जुड़े रहते हैं। जैसे कि हम लोग चौक से बोर्ड पर कैसे लिख देते हैं, वह असंजक बल के कारण।
तो प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में क्या हुआ, तो वे विकसित हो गए और संगठन यानी कोलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए, यानी छोटे छोटे पिंड आपस में टकरा टकरा कर या जुड़ जुड़ कर बड़े पिंड का रूप धारण करना आरंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कहलाई। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में ग्रह यानी प्लैनेट्स बन गए। आगे देखेंगे। अब सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में अभी क्या है, तो कुल 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व कोर के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.5 अरब वर्षों पहले बने, यानी कि पहले क्या हुआ, निहारिका का कोर ध्वस्त हुआ। तो कब की बात है, 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले की घटना है। और ग्रहों का निर्माण तो 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी कि सूरज पहले बना होगा और उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उपग्रह की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। सबसे अधिक उपग्रह अभी वर्तमान में शनि के हैं। लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े यानी एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु यानी कॉमेट्स व बृहत मात्रा में धूलकण व गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी यानी इनर प्लैनेट है। इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं या इसको पार्थिव ग्रह भी कहेंगे, क्योंकि ये सब पृथ्वी के जैसे हैं। क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित हैं। यानी कैसे हैं, यह सूरज है और एक पट्टी है, यानी इसके बीच में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। तो यह आंतरिक ग्रह है। और इसके बाद यह क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, यानी इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यानी कि वे वैसे टुकड़े हैं जो कभी ग्रह न बन पाए या पहले ग्रह रहे होंगे, जो किसी उल्कापात या टक्कर के कारण वह टूट गए और उनका विखंडन हो गया। पहले 4 ग्रह पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और चट्टानों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह हैं या इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति टाइप का ग्रह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। यहाँ पर सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में माना जाता है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन क्या हुआ, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि यह ग्रह नहीं है और इसको बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट में क्या नाम दे दिया गया, 2003 UB 313 तथा यह दूसरा पिंड है और यह प्लूटो, इन दोनों को ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दे दी। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग नीचे देखेंगे। यह देख लीजिए, यह डिस्टेंस के हिसाब से सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी वरुण। यह वरुण या यूरेनस नेपच्यून। सबसे दूर सूर्य से नेपच्यून और सबसे नज़दीक बुध है। घनत्व तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व मिलेगा आपको, तो वह शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है। और अर्धव्यास यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह इसमें बुध है। उपग्रह तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1, मंगल का 2 और सबसे अधिक शनि के उपग्रह हैं। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। आगे देखते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक ताप के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी, जबकि जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत दूरी पर हुई है, जिस कारण वहां पर अभी भी गैस उपस्थित हैं और उनमें गैसों की मात्रा अत्यधिक है। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को न हटा पाई, क्योंकि वह दूर थे। पार्थिव ग्रहों के
छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुक न सकी और वो पथरीले हो गए। चंद्रमा के बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रमा क्या है? तो यह पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि आरंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डम्बल यानी बीच में पतला, मतलब कैसा रहा होगा? इस तरह का। इसको अच्छा से बनाते हैं, 1 मिनट। और यहाँ भी मोटा होगा, इस तरह का रहा होगा। तो क्या होगा जब यह, तो बीच में से यह टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव यानी जाइंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है। यानी कि कोई उल्का पिंड टकरा गया और उससे कुछ मलबा टूटकर दूर भाग गया। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा भाग टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है। अब हम लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना रहता है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो देखते हैं कि आप जानते हैं कि आरंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था और जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में हम लोग पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है। इस तरह से ना देखिए, यहाँ पर कोर है, फिर मेंटल है, यह परपटी है, फिर यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद में मीजोस्फीयर, मध्यमंडल, आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल। तो वही बात है। तो वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं। हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले स्थल मंडल का विकास। तो स्थल मंडल यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था, यानी जमा इकट्ठा हो रहा था, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगे। और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी हुआ। और अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि भारी पदार्थ केंद्र की ओर चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर चले आए। तो लोहा जैसे तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह यानी कि ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडा हुआ और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार में बदल गए। अंततः क्या हुआ, यह पृथ्वी की भूपर्पटी में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन यानी डिफरेंटेशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण भीषण संघट और इसके आगे नीचे भीषण संघट यानी जाइंट इम्पैक्ट यानी भीषण उसमें धक्का लगा होगा,
तो क्या होगा, जाइन इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गया और पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं। जैसे परपटी, सबसे ऊपर क्या होगा, यह परपटी है, यह सबसे पतला, मात्र 30 से 35 किलोमीटर मोटाई में है। फिर मेंटल, यह यहाँ से यहाँ तक, यह 2900 किलोमीटर तक है, यह 2900 किलोमीटर। और फिर इसके बाद में आएगा कोर। तो कोर को दो भागों में बांटा जाता है, मेंटल को भी दो, एक बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल। इसी तरह कोर भी है, तो यह 6371 किलोमीटर तक। इसी में बाह्य कोर और आंतरिक कोर भी है। इसका का विशेषता पूर्वक हम लोग अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। अब वायुमंडल व जलमंडल का विकास, तो हम लोग अभी पृथ्वी के अंदर थे, अब इसके ऊपर चलते हैं। तो यह स्थल मंडल ऊंचा होगा और जलमंडल नीचा, जहाँ पर पानी जमा हो गया, और इन सब के ऊपर वायुमंडल है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन हम लोग 8वें अध्याय में बताई गई है, यानी 8वें क्लास के चैप्टर में मिल जाएगा आपको, या इसके भी आगे मिलेगा। वह वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस ने संशोधित कर दिया और क्या हुआ, ऑक्सीजन का उत्पत्ति हुआ, या उसका अस्तित्व में ऑक्सीजन आ गया। पहले ऑक्सीजन न था। आरंभ में वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का विकास हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई और क्या हुआ कि पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हो गया, जिसे हम लोग महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बन गए, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति पर जो महासागर थे वह लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल के अंदर में बन गए। इससे हमें पता यह चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। यद्यपि लगातार 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आरंभ हुआ। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई। किसका देन? तो महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। उसके बाद क्या हुआ, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में फैक्ट देखेंगे। उससे पहले हम लोग यह देखिए, यहाँ पर यह एक चार्ट है, बहुत अच्छा ग्राफ है, देख लीजिए। यह है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, यानी पृथ्वी पर विकास। विकास मतलब किसमें कि कब जीवों का आरंभ हुआ, फिर जीवों का कैसे कैसे विकास हुआ। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको एक यून है, यून। तो यह यून में कितना यून, तो यह सब यून का नाम होता है। और यून में कौन कौन आएगा, तो प्रोटोजोइक, आध महाकल्प, हेडियन, फिर तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा और बिग बैंग। तो सबसे पहले घटना क्या हुआ, बिग बैंग की उत्पत्ति होती है कब, 13.7 अरब वर्ष पहले। उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट होगा आज से 12 अरब साल पहले और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी।
तीसरा कल्प क्या होगा, यूएन में तारों की उत्पत्ति, जो 5 अरब साल पहले की घटना है और इसमें सूर्य की उत्पत्ति इस समय हो जाती है। उसके बाद देखिए प्रोटोजोइक में एक होगा अधमहाकल्प और हेडियन। तो हेडियन कल्प यह सबसे प्राचीन है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या था, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, फिर उसके बाद महासागरों व महाद्वीपों का निर्माण हुआ और वायुमंडल का भी निर्माण हो गया। फिर प्री कैम्ब्रियन काल में क्या होगा, तो ब्लू ग्रीन शैवाल यानी एक कोषीय जीवाणु और कई जोड़ों वाले जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कब की घटना है, तो यह 57 करोड़ से लगभग 2 अरब साल पहले की यह घटना है। फिर उसके बाद क्या होगा, पूरा जीवी काल यानी यह 24.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले का एक घटना है, जिसमें सबसे पहला है कैम्ब्रियन एज। कैम्ब्रियन एज में क्या होगा, स्थल पर कोई जीव नहीं था, भी जल में ही बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव रहा करते थे। उसके बाद आएगा ओडोविशियन काल। ओडोविशियन में क्या होगा, इसमें पहली मछली का उत्पन्न हुआ, यानी रीढ़ वाला जीव आरंभ हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा, सिलिरियन काल। तो सिलिरियन युग में क्या हुआ, स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह जैसे कि पौधों की का उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ। फिर तीसरा आगे देखिए डेवोनियन काल। डेवोनियन में क्या होगा, स्थल पर जल पर रहने वाले जीवों का के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और कार्बोनिफेरस, तो इसमें पहले रेंगने वाले जंतु रीढ़ हड्डी वाले पहले जीव का आविर्भाव हुआ, यानी कि उनकी उत्पत्ति हुई। और सबसे अंतिम था पर्मियन काल। इसमें क्या होगा, इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता तथा जल स्थलचर यानी एम्फीबियन का काल किसको माना जाता है, तो पर्मियन काल को एम्फीबियन का काल माना जाता है। आगे बढ़िए, अब मीसोजोइक। इससे पहले पूरा जोइक था यानी पेलियोजोइक, अब है मेसोजोइक। इसमें क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रियासिक, ये सब क्या है, ये सब पीरियड यानी कल्प है। इसमें क्या होगा, तो ट्रेसियस काल में क्या था, ट्रियासिक काल। ट्रियासिक में मेढक और समुद्री कछुओं का जन्म हुआ। उसका जुरासिक काल, नाम ही जुरासिक है, यानी यह डायनासोर का काल था। और क्रीटेशियस इसमें डायनासोर का विनाश हो गया, यानी डायनासोर विलुप्त हो गए। उसका तृतीय महाकल्प में आते हैं, इसको कहा जाता है सेनोजोइक काल। इसमें सबसे पहले पूरा नूतन काल, जो 5 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले का काम है। इसी समय छोटे स्तनपायी यानी चूहे, चुचुंदर आदि का जन्म हुआ था। उसके बाद आता है अति नूतन काल। इसमें खरगोश का जन्म हुआ। अधिनूतन, इसमें मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष जंतु अस्तित्व में आया। और अल्प नूतन काल, इसमें वनमानुष, फूल वाले पौधे और वृक्षों का क्या अस्तित्व आता है। और अति नूतन काल, इसमें क्या होगा, आरंभिक मनुष्य के जो पूर्वज थे उनका अस्तित्व सामने आया। और चतुर्थ कल्प यानी क्वाटरनरी, इसमें भी दो है, एक अभिनव और एक है अत्यंत नूतन, यानी एक कहा जाता है होलोसीन और एक है पीलीएस्टोसीन काल। तो अत्यंत नूतन, इसमें क्या होगा कि आदि मानव यानी होमोसेपियंस का यह काल है। और अभिनव यानी जो अभी चल रहा है होलोसीन काल, इसको कहा गया है कि इसमें आधुनिक मानव का यह काल है। आगे बढ़ते हैं, जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, क्या कहते हैं, वह रासायनिक प्रतिक्रिया की देन है, जिससे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिकुलर्स बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता रहा, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। 300 करोड़ साल पहले पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती है। मतलब कि आज से 300 करोड़ साल पहले ही शैवालों का अस्तित्व आ चुका था। यह कल्पना की जाती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाले शैवाल रही होंगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोषीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से
प्राप्त किया जाता है, जो हम ऊपर पढ़े हैं, जो भू वैज्ञानिक के क्रम के बारे में दिया है, वहाँ पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो पृथ्वी का आयु कितना है? तो यह मात्र 4600 करोड़ वर्ष पहले। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी कौन है? इसमें यून है, सबसे लंबा यून। यून से छोटा कौन आएगा? तो उसको कहा जाता है, देख लीजिए एक बार और याद हो जाएगा। सबसे लंबा बड़ा यून, यून से छोटा एरा, एरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा इपोक, और इपोक के बाद में तो वह नॉर्मल स्थिति हो जाएगा, एज या ईयर शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा यून माने यून, यून से छोटा महाकल्प, कल्प से छोटा कल्प, और कल्प से छोटा युग, यानी यून, एरा, पीरियड एंड इपोक। यून, एरा, पीरियड एंड इपोक। तो इनमें से सबसे लंबी अवधि कौन है? तो यून। उससे छोटा कौन होगा? तो उसको कहेंगे एरा। उससे छोटा तो कल्प, एंड सबसे छोटा युग यानी इपोक। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो बताइए, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं। तो सौर पवन क्या किया? ये तो वायुमंडल को लेकर ही भाग गया, तो इससे कैसे वायुमंडल का निर्माण होता? निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन कौन है? तो भीतरी ग्रह पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, यह सही है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, क्योंकि वह सूर्य के नज़दीक है, उनका मास कम है, उनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, और सूर्य के नज़दीक होने के कारण सौर विकिरण से उनके जो सारे गैस थे उनका पतन हो चुका, ह्रास हो चुका, और वह आज चट्टानों के रूप में व्यवस्थित है। और एक दूसरी भी कल्पना है कि जब क्या हुआ, तो जो भारी तत्व थे वह पास रहे और हल्के तत्व दूर चले गए, इससे भी पार्थिव ग्रह चट्टानी है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। कांट एवं लाप्लेस और चेम्बरलेन एवं मोल्टन, इन्होंने क्या बताया कि ये लोगों का हाइपोथेसिस है। इन्होंने बताया कि क्या था, एक निबुला था, एक बादल का धुंध रहा होगा, जिसमें क्या हो, संघनन के द्वारा गति आरंभ होगा, गति से भारी कण केंद्र में जाएंगे, हल्के कण बाहर रहेंगे, और इसमें गति होगा, गति से ताप बढ़ेगा, ताप से ग्रहों का निर्माण होगा। जबकि चेम्बरलेन और मोल्टन ये लोग क्या बताएंगे? ये लोग बताएंगे कि नहीं, एक और ग्रह था, अब क्या होगा, उस ग्रह के कारण ही इसमें से सिगार जैसा निकल गया, टूट गया, और द्वितारक सिद्धांत की बात होती है। आरंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था? तो पहले गर्म था, उबड़ खाबड़ था। समय के हिसाब से उस पर क्या हुआ तो जानते ही हैं, आप लिख सकते हो। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन कौन थी? तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम थे, लेकिन इन लोगों का तो पलायन हो गया पृथ्वी पर से सौर विकिरण के कारण। अतः यह वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है, क्योंकि ये तो वायुमंडल के पतन में ही सहायक है। फिर नाइट्रोजन की अधिकता थी, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के कारण ही, गैसीय अभिक्रिया के कारण ही वायुमंडल का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत, तो ये पूरा तो बिग बैंग सिद्धांत पर ही आधारित है, इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी।